अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 25 और इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिकोडर्स। ठीक है, डिकोडर्स भी एक अच्छा खासा हमारे पास कहना चाहिए कि वास्ट टॉपिक है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सर्किट है। जब भी आप डिकोडर का वर्ड सुनेंगे तो आप यही बिहेवियर एक्सपेक्ट करेंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि नाम को अगर आप पीस बाय पीस ब्रेक करें तो ये कह रहा है डिकोडर, यानी और ब्रेक करें तो ये है डी कोड। ठीक है, यानी डिकोड करना इसका काम है। ठीक, डिकोड का मतलब है कोई कोडिंग स्कीम इसके इनपुट पर आ रही है और ये उसे डिकोड करेगा। ठीक है, नॉर्मली डिकोडिंग में वर्ड मतलब है डिकोड करना, यानी कि ऑलरेडी कोडेड चीज को डिकोड कर रहे हैं। तो इसमें होता ये है कि इसके नंबर ऑफ इनपुट्स की बिट्स कम होती हैं और आउटपुट पे जाहिर सी बात है डिकोडिंग हो रही है तो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाते हैं, यानी आप किसी पैकेट को खोल रहे हैं एक तरीके से। डिकोडिंग मीन्स ओपनिंग समथिंग, आप उस चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिकोडर इन जनरल तो ये मुराद है कि आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स आएंगे और आउटपुट पे आप उन बिट्स को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो जनरली जो हम डिकोडर्स पढ़ते हैं, और भी स्पेशल टाइप के डिकोडर भी होते हैं, लेकिन जनरल डिकोडर्स की बात करें तो इसमें जो है आपके पास n इनपुट लाइंस हैं। ठीक है, अगर n इनपुट लाइंस हैं तो आउटपुट कैन बी 2 टू द पावर n। ठीक है, n इनपुट लाइन है तो आउटपुट कैन बी 2 टू द पावर n। यानी से अगर मेरे पास 2 इनपुट लाइन है तो मेरी आउटपुट लाइंस 4 हो जाएंगी। अगर मेरे पास 3 इनपुट लाइन है तो मेरी आउटपुट लाइन 8 हो जाएंगी। अगर मेरे पास 4 इनपुट लाइंस है तो मेरी आउटपुट लाइंस 16 हो जाएंगी। ठीक है, तो डिकोडर का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 2 टू द पावर n आउटपुट होते हैं और n इसके इनपुट होते हैं। आल्सो नोन एज n टू m लाइन डिकोडर, और इसको n कॉलन m भी लिखा जाता है, n मल्टीप्लाई बाय m भी लिखा जाता है। और m यहाँ पे कह रहे हैं मैक्सिमम 2 टू द पावर n हो सकते हैं, लेकिन लेस देन इसलिए लगाए कि कुछ स्पेशल डिकोडर्स होते हैं जिसमें हमारे पास मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हम जनरेट नहीं करवाते। से मैं कहता हूँ कि BCD डिकोडर है। BCD डिकोडर है तो BCD का मतलब तो यही है कि 10 तक ही नंबर आएंगे तो 10 तक ही इसके आउटपुट होने चाहिए, 10 से ज्यादा आउटपुट नहीं होंगे। लेकिन BCD को रिप्रेजेंट करने के लिए इनपुट लाइन 4 होंगी। तो 4 का मतलब ये है कि मैक्सिमम 2 टू द पावर 16 जाया जा सकता है, लेकिन वो स्पेशल काइंड ऑफ डिकोडर है BCD, तो उसमें आप सिर्फ 10 तक ही जाएंगे, बाकी आगे के 6 कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मे बी यूज टू जनरेट 2 टू द पावर n और फ्यूअर मिन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल। अच्छा, ये भी हम इस पे बात करेंगे जब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे डिकोडर से। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं कि इससे क्या मुराद है कि मिन टर्म भी जनरेट करता है डिकोडर, या आपको अभी थोड़ा सा आगे चल के लेक्चर में जब आप इसकी स्कीमेटिक देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि क्यों कहा जा रहा है कि डिकोडर्स जो है मिन टर्म जनरेट करते हैं 2 टू द पावर n। ठीक है, डिकोडर की मिसाल एक ये है कि 2 टू द पावर 4 डिकोडर विच सेलेक्ट्स एन आउटपुट लाइन बेस्ड ऑन द 2 बिट कोड सप्लाई। ठीक है, इसमें होगा ये कि आप इनपुट पे जाहिर सी बात है 2 बिट्स हैं तो ऑल पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, 4। आप 0 0 सप्लाई कर सकते हैं, 0 1 सप्लाई कर सकते हैं, 1 0 सप्लाई कर सकते हैं, 1 1 सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आर यूज टू आइडेंटिफाई 4 लाइट बल्ब। से आगे आपके पास डिकोडर के आउटपुट पे लाइट बल्ब लगेंगे। अब अगर आप 0 0 का कोड अप्लाई करेंगे तो बल्ब नंबर 1 लाइट ऑन हो जाएगा, 0 1 अप्लाई करेंगे तो बल्ब नंबर 2 लाइट ऑन हो जाएगा, 1 0 अप्लाई करेंगे तो बल्ब नंबर 3 लाइट ऑन हो जाएगा, एंड 1 1 अप्लाई करेंगे तो आपका जो है 4th बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनपुट पर 2 बिट के कॉम्बिनेशन से आउटपुट पर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को कंट्रोल करा रहे। ठीक है, लेकिन बीच में लगेगा डिकोडर। ठीक है, अगर डिकोडर नहीं लगाएंगे तो फिर आप समझदार हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि 2 ही बल्ब को ऑपरेट करवा पाएंगे, क्योंकि 2 लाइंस हैं, 2 लाइन से आप एक लाइन पे एक बल्ब लगा देंगे, दूसरी लाइन पे दूसरा बल्ब लगा देंगे। ट्रुथ टेबल और ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो फेयरली सिंपल है। ब्लॉक डायग्राम कह रही है 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, और आउटपुट हमारे पास 4 होंगे क्योंकि 2 टू द पावर n हमारे पास फॉर्मूला है। तो 2 इंटू 4 का डिकोडर होगा, 3 इंटू 8 का डिकोडर होगा, 4 इंटू 16 का डिकोडर होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके
इनटू डिकोडर्स बनते हैं। तो डिकोडर के आउटपुट चूंकि 4 हैं तो चारों को हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन तो ये लिखे हुए क्लियर है, एक्स और वाई इनपुट है, ठीक है, एक्स और वाई इनपुट है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट नहीं करता, ऑब्वियस है। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से जब मैं F1 F0 की बात करूंगा, F0 का मतलब जीरो बेस में इसलिए लिया गया, ये वाली लाइन सिर्फ तभी ऑन होगी जब मेरा इनपुट पे कोड क्या आ रहा होगा, 0 0 आ रहा होगा। तो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस 0 पे ऑन होने वाली लाइन है, तो इसीलिए इसकी बेस में भी हमने 0 लिख दिया है। F0 पे 1 सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब इनपुट पे कोड 0 0 आएगा, बाकी सारे कोड्स पे क्या दे रहा होगा, ऑफ दे रहा होगा, ठीक है। यानी ये वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ तभी ऑन होगी जब इनपुट पे कोड क्या आ रहा होगा, मेरे पास 0 0 आ रहा होगा। सिमिलरली फिर मेरे पास F1 की अगर बात की जाए तो F1 जो है उस पे 1 सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब मेरे पास इनपुट पे कोड 0 1 आ रहा होगा, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में इसमें 0 आ रहा होगा, और इसीलिए इसकी बेस में F1 लिखा गया है कि ये 0 1 वाले कोड पे ऑन होगा, बाकी सारे कोड्स पे ऑफ रहेगा। तो ये यहाँ पे बल्ब 1 ऑन हो जाएगा अगर इनपुट पे कोड आएगा मेरे पास 0 1। इसी तरह अगर मेरे पास F2 की बात की जाए तो F2 में सिर्फ और सिर्फ आप देखें तो 1 वहां आएगा जहां पे कोड मेरे पास 1 0 आ रहा है, यानी 2, और इसीलिए इसको F2 कहा जाता है कि ये 2 वाले कोड पे ऑन होगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन पे ऑफ रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जिसपे ये ऑन होते हैं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन पे ऑफ, क्योंकि ये अलग अलग 4 लाइंस हैं और इनको एक कॉम्बिनेशन पे ऑन होना है, बाकी सब कॉम्बिनेशन पे ऑफ रहेगा। फिर इसी तरह हमारे पास लास्ट में आ जाता है F3 का कॉम्बिनेशन। तो F3 कॉम्बिनेशन पे अगर आप लोग ध्यान दें तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑन होता है जब मेरे पास इनपुट पे 3 आता है या 1 1 आता है, और इसीलिए इसको F3 का नाम दिया गया है। F0 का मतलब है 0 के कॉम्बिनेशन पे ऑन होगा, F1 का मतलब है 1 वाले कॉम्बिनेशन पे ऑन होगा, F2 का मतलब है 2 वाले कॉम्बिनेशन पे ऑन होगा, और F3 का मतलब है 3 वाले कॉम्बिनेशन पे ऑन होगा, ठीक है। तो इसके 4 आउटपुट्स हैं, लेकिन ये चारों आउटपुट्स एक वक्त में एक ही ऑन होता है। आप इसको अगर हॉरिजेंटली चेक करें तो जब 0 0 आ रहा है तो सिर्फ F1 ऑन है, सॉरी जब 0 0 आ रहा है तो F0 ऑन है और बाकी सारे के सारे ऑफ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर आप 0 0 के कॉम्बिनेशन पे चेक करें तो 0 0 के कॉम्बिनेशन में आप देखें सिर्फ और सिर्फ आपका F0 ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं। इसी तरह जब आप से 1 0 का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो 1 0 के केस में सिर्फ F2 ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं, ठीक है। या अगर आप F1 वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो 0 1 में सिर्फ F1 ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। F2 1 0 के केस में सिर्फ और सिर्फ आपका F2 ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं, और 1 1 के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ F3 ऑन है, बाकी सारे ऑफ, ठीक है। तो आप इसको हॉरिजेंटली भी देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक ही आउटपुट लाइन ऑन होगी। और अगर मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा तो इसमें एक बिहेवियर है, उसको आप ऑब्जर्व करें, और वो बिहेवियर क्या है, वो बिहेवियर ये है कि ये डायगोनल में मूव कर रहे हैं वंस आप देखें तो, ठीक है। F0 पे पहले था, फिर F1 पे आया, फिर F2 पे आया, फिर F3 पे आया। तो डिकोडर का ट्रुथ टेबल आप जब भी देखेंगे आपको एक डायगोनली 1 नजर आएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये है डिकोडर का ट्रुथ टेबल, और इस तरीके से ये फिल होगा कि इसमें एक वक्त में एक ही आउटपुट हाई होगा या ऑन होगा, बाकी सारे ऑफ होंगे डिपेंडिंग अपॉन इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इस डिकोडर को मैंने अभी कहा था ना ये डिकोड कर रहा है, तो ये क्या डिकोड कर रहा है, ये डिकोड ये कर रहा है कि ये बाइनरी इनपुट को आउटपुट पे एक किस्म के कोड्स में कन्वर्ट कर रहा है, और इस कोड का भी एक नाम है, और इन कोड्स को कहा जाता है वन हॉट इनकोडिंग या वन हॉट कोड्स। वन हॉट का मतलब है, हॉट रिप्रेजेंट है मींस हाई, हाई मींस 1, यानी ये कह रहा है कि आउटपुट पे जो कोड जनरेट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही 1 होगा। और ये बात हम यहाँ से देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एक ही 1 कैसे होगा। आप इस पूरे कॉम्बिनेशन में चेक करें तो सिर्फ एक ही 1 आ रहा है F0 पे, इस पूरे कॉम्बिनेशन में चेक करें तो एक ही 1 आ रहा है F1 पे, इस पूरे कॉम्बिनेशन में चेक करें तो एक ही 1 आ रहा है
F2 पे, इस पूरे कॉम्बिनेशन में चेक करें तो एक ही 1 आ रहा है F3 पर। ठीक है, तो डिकोडर एक्चुअली क्या है, बाइनरी टू वन हॉट कन्वर्टर भी है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको ये भी कहा जा सकता है क्योंकि ये डिकोड कर रहा है बाइनरी को किस में, वन हॉट कोड्स में। ठीक, क्योंकि आउटपुट पे एक ही 1 है, एक 1 वाली कोडिंग स्कीम कहलाती है वन हॉट इनकोडिंग, और इसी की अपोजिट होती है, अगर एक 0 बाकी सारे 1 हो तो वो कहलाती है वन कोल्ड कोड्स या वन कोल्ड इनकोडिंग्स। यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ समझ में ना आया हो कि डिकोडर का बिहेवियर क्या है और हम ट्रुथ टेबल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? थोड़ा सा फीडबैक रिक्वायर्ड है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये डिकोडर का बिहेवियर है, उस लिहाज से इसका ट्रुथ टेबल हमने बना लिया फॉर 2 इनपुट्स। एप्लीकेशन बाइनरी टू वन हॉट कन्वर्जन, ये जो भी मैंने आपको बताया कि वन हॉट कोड्स में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरी एप्लीकेशन हम दूसरे लेक्चर में डिकोडर के पढ़ेंगे, बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरा है मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग, भी इससे की जा सकती है, जो आप इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर कोर्स पढ़ा तो उसमें मेमोरी एड्रेस की डिकोडिंग में, जैसे कि नाम ही आ रहा है डिकोडिंग, तो वहाँ पर डिकोडर यूज होते हैं। अगर 3 into 8 लाइन का डिकोडर कर दिया जाए तो उसका ट्रुथ टेबल यही होगा, यही होना चाहिए। इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करके देख लेते हैं, घबराना नहीं है इसमें कि ये क्या हो गया। सीधी सीधी बात है, जब 0 का कोड अप्लाई हुआ है तो F0 पे 1 है, बाकी सारे ऑफ है। जब F001 का कोड है तो सिर्फ 1 पे 1 है, बाकी सारे ऑफ है। जब 2 का कोड है तो सिर्फ 2 पर 1 है, बाकी सारे ऑफ है। जब 3 का कोड है तो 3 पर 1 है, बाकी सारे ऑफ है। जब 4 का कोड है तो 4 पे 1 है, बाकी सारे ऑफ है। जब 5 का कोड है तो 5 पर 1 है, बाकी सारे ऑफ है। जब 6 का कोड है तो सिर्फ 6 पर 1 है, बाकी सारे ऑफ हैं। और फाइनली जब 7 का कोड है तो सिर्फ 7 पे 1 है, बाकी सारे ऑफ। ठीक है, और वही डायगोनल पैटर्न आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि जितने आउटपुट्स उतनी इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए उतने के मैप, आप लोगों के जहन में आ रही होगी बात, ऐसे ही है? जी क्लास, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? मुझे F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 की इक्वेशन चाहिए, कैसे सॉल्व करूं? दो तरीके पढ़े हमने, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और के मैप। आप मुझे सजेस्ट करें कि यहाँ पे कौन सा तरीका ज्यादा सुटेबल रहेगा। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, अच्छा चलें फिर मैं सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। वाई नॉट के मैप, के मैप यहाँ यूज क्यों नहीं करना चाहिए? आपके जहन में जो भी आ रहा है कि क्यों यूज नहीं करना चाहिए, आप बता दें। बिल्कुल सही, क्योंकि आप देख रहे हैं हर फंक्शन के अंदर, अगर आप वर्टिकली इसे चेक करें, के मैप वर्टिकली बनते हैं ना। यानी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और अगर के मैप की बात करूँ तो के मैप F0 का अगर मैं बनाता हूँ तो इसमें एक ही 1 है। एक ही 1 का मतलब क्या है, क्या ग्रुप बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। तो पूरी की पूरी टर्म कौन सी आएगी? यही टर्म आ जाएगी, यानी 0 0 0। और 0 0 0 का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाएगी, एक्स बार, वाई बार और जेड बार फॉर F0। F0 के लिए क्या आ जाएगी, एक्स बार, वाई बार, जेड बार, क्योंकि कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता इसमें, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। सिमिलरली जब मैं F1 की बात करूंगा तो F1 में कौन सी टर्म आ रही है, कहाँ पर 1 है F1 में आउटपुट, 0 0 1 पर है, जो कि इक्वेलेंट होगा, 0 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, एक्स बार, वाई का बार और जेड, ये F1 की आ जाएगी। ठीक है, इधर था कोड 0 0 0, जो कि इक्वेलेंट होता है इसके। सिमिलरली जब मैं F2 की बात करूंगा
तो F2 में कोड आ रहा है मेरे पास 010। 010 का मतलब है x का तो बार है, y एज इट इज है, ठीक है, और z का बार, तो ये F2 की आ जाएगी। F3 की बात करें तो क्या आ जाएगी, 011 है, इसका मतलब है x का तो बार है लेकिन y और z ऐसे ही। तो आगे की चार इक्वेशन आप लोग मुझे बताइए क्या आएंगी, F4, F5, F6, F7 की। जी क्लास, आगे की चार इक्वेशंस आप बताइए। F0 की इक्वेशन यही है, इसमें कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, एक ही वन है, एक ही टर्म है, तो ये आ जाएगी मेरे पास। जल्दी से बस मुझे जो है आगे की टर्म बताएं। F4, ठीक है, F4 का आंसर सही आया है मेरे पास एक। F5 की बताइए। F4 का आंसर मेरे पास आया, मैं लिखता भी रहता हूँ यहाँ पे साथ साथ। F4 का आंसर मेरे पास आ गया है, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, एक्स वाई बार जेड बार आ गया। F5 का आंसर बताइए। जी क्लास, F5 का आंसर मेरे पास आया है एक्स, ठीक है, वाई बार, ठीक है, जेड। F6 का आंसर बताइए। अच्छा जी, F6 का आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, F6 का आंसर भी मेरे पास एक्स वाई जेड बार आएगा। F7 का आंसर एक्स वाई जी, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कोर्स को डायरेक्टली लिख दिया। तो इन शॉर्ट मेरे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो ये हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आ रही है मेरे पास। तो सारी इक्वेशन मेरे पास बड़ी आसानी से आ गई क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टर्म थी। तो अब मुझे, अगर ये सारी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं, F0 से लेकर F7 तक की इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। F0 इज एक्स बार वाई बार जेड बार, F1 इज एक्स बार वाई बार जेड, F2 इज एक्स वाई जेड बार, F3 इज एक्स बार वाई जेड, F4 is x y bar z bar, F5 is x y bar z, F6 is x y and z bar, और F7 फाइनली सारे वंस हैं तो x y z। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसका सर्किट बनाइए, मतलब F0 का सर्किट क्या बनेगा। जी क्लास, F0 का सर्किट क्या बनेगा। F0 का सर्किट कह लें, मैं आपको चलें बना के बता देता हूँ साइड पे। अगर मैं F0 का सर्किट बनाना चाह रहा हूँ तो F0 का सर्किट सिंपली क्या एंड हो रहा है, तो ये एक एंड गेट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इनपुट पे क्या आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, तीनों का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट, जेड का कॉम्प्लीमेंट, और एंड पर जो मुझे मिल जाएगा ये क्या मिल जाएगा, F0। F0 एंड पर आ जाएगा अगर मैं ये सर्किट बनाऊँ। सिमिलरली अगर मैं से F5 का बनाना चाहूँगा तो क्या होगा मेरे पास, F5 का अगर मैं बना रहा हूँ तो इनपुट पे क्या था मेरे पास, 101, तो मेरे पास इसका सर्किट क्या आएगा, सिंपल एक्स वाई का बार और जेड, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके सर्किट अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो उसमें हर इक्वेशन के लिए एक एंड गेट लग रहा है, और उसमें टोटल 8 इक्वेशन है तो 8 एंड गेट्स आएंगे, ठीक है। और हर एंड गेट पे एक्स वाई जी के अलग अलग कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहे हैं, और सारे ही कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 000 टू 111, क्योंकि इनपुट मेरे यही हैं। तो 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं, और हर कॉम्बिनेशन पे कोई ना कोई मेरा आउटपुट 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है 8 एंड गेट का मैं सर्किट बना दूंगा। और सर्किट कैसे बनेगा उस पर जाने से पहले यहाँ तक बताइए कि ये क्लियर है, ताकि मैं कंप्लीट सर्किट डायग्राम दिखा सकूँ। इक्वेशंस का पार्ट क्लियर है कि इसकी इक्वेशंस डायरेक्टली किस तरीके से आ गई, क्योंकि इसमें एक ही मिन टर्म थी तो वही डायरेक्टली आ गई, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए मैंने के मैप भी यूज़ नहीं किया और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक क्लियर है बात, इक्वेशंस कैसे आ गई। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
इक्वेशंस आ गई हैं होपफुली आपको समझ। तो अगर हम आगे जाते हैं और आगे ये देखते हैं इसकी डायग्राम। तो ये है इसकी डायग्राम जिसमें अभी आपने जैसे कि मैंने बताया कि एंड गेट्स लगे होंगे। तो ये देखें ये लगे हुए हैं एंड गेट्स, और हर एंड गेट का आउटपुट जो है आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, F0 से लेकर F7 आ रहा है। और F0 की इक्वेशन उसके सामने लिखी हुई है क्या है, ये लिखी हुई है। और इसी तरह सारी की सारी इक्वेशन उनके सामने लिखी हुई है। ये चीज़ बता रहा है कि F0 जो है सिर्फ तभी ऑन होगा, यानी F0 पे तभी वन आएगा जब X भी 0 हो, Y भी 0 हो और Z भी 0। अब अगर यहाँ पे देखें थोड़ा स्मार्टली डिज़ाइन की गई है और इसी तरीके से आपको सर्किट डिज़ाइन करना चाहिए। अब वो क्या है कि शुरू में जब आप सर्किट बनाएं तो हर इनपुट का और उसका इन्वर्टेड लॉजिक आपके पास गिवन होती है इस तरीके से। यानी जब भी आप सर्किट बनाएं तो आप ये हिस्सा खुद ही से बना लें कि x और उसका कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है, y और उसका कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है, और z और उसका कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो अब आपको अगर x बार y बार z चाहिए तो x बार y बार z वाली लाइन कौन सी है, x बार y बार z वाली लाइन है ये वाली। तो मैंने यहाँ से एक लाइन लेके गया हूँ और ले जाके इस वाले में लगा दी इधर। ठीक है, इसको बल्कि बेहतर आप फॉलो कर लें, जो लाइन बनी हुई है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है मैंने आगे बढ़ाई, एक्स बार ले जाके सबसे पहले वाले गेट में यहाँ लगा दी। देखिए ये लगी हुई है। फिर दूसरे में मुझे वाई बार चाहिए तो आपने देखा मैंने ये लाइन बढ़ाई और ये ले जाके यहाँ लगा दी तो वाई बार आ गई। तीसरे वाले केस में मैंने ये जेड बार चाहिए था, जेड बार यहाँ से बढ़ाया और यही लाइन ले जाके यहाँ लगा दी। तो इसको मैंने जो 3 इनपुट सप्लाई किए वो एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट और जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कह रहा है कि जब भी इनपुट पे भाई 0 0 0 आएगा ना तो F0 ऑन हो जाएगा। तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 अप्लाई किया, यहाँ पे भी मैंने 0 अप्लाई किया, यहाँ पर भी मैंने 0 अप्लाई किया। तो जब मैं 0 0 अप्लाई करूंगा तो एक्स वाली लाइन पे भी 0 आ रहा है, वाई वाली लाइन पे भी 0 आ रहा है, जेड वाली लाइन पे भी 0 आ रहा है। लेकिन इनकी कॉम्प्लीमेंटेड लाइन को अगर चेक किया जाए तो एक्स बार मेरे पास 1 आ रहा है, वाई बार भी मेरे पास 1 आ रहा है, जेड बार भी मेरे पास 1 आ रहा है। इट मीन्स कि इस वक्त यहाँ पे तीनों 1 आ रहे होंगे, 1 यानी 1 1 और 1। जब 3 1 आते हैं एंड गेट पे तो एंड गेट क्या प्रोड्यूस करता है, एंड गेट मेरे पास 1 प्रोड्यूस करता है। और एंड गेट 1 प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब है कि F0 जो है मेरा ऑन हो जाएगा या उसमें मेरा 1 आ जाएगा। और बाकी सब के कॉम्बिनेशन में एक्स बार वाई बार जेड किसी का भी नहीं, आप चेक कर सकते हैं बाकी किसी की कॉम्बिनेशन में एक्स बार वाई बार जेड नहीं है तो और कोई कॉम्बिनेशन ऑन नहीं होगा। से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बात कर लेते हैं F3 की। ठीक है, F3 की बात करते हैं। इसमें क्या लगा, एक्स का बार, एक्स के बार का मतलब है ये वाली लाइन लगी हुई है। ठीक है, और y यानी ये वाली लाइन लगी हुई है। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास, z, z का मतलब है ये वाली लगी हुई, यानी x इन्वर्टेड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं 3 को, ये देखिए यहाँ से कनेक्टेड है, ये इन्वर्टेड लाइन कनेक्ट हुई हुई है। लेकिन ये दो लाइन नॉन इन्वर्टेड है, ये देखें y कनेक्ट हुआ हुआ है और ये देखें z कनेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे x का बार कनेक्ट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ 0 0 0, अभी हम ये चेक करें कि 0 0 0 पे ऑन होगा या नहीं। तो 0 0 0 का मतलब है यहाँ तो आ रहा है 0, एक तो 0 ही आ रहा है, सॉरी ये x का बार है तो ये बार में बन गया 1, और ये बार में बन गया 1, ये भी बार में बन गया 1। लेकिन इस पे जो लाइन कनेक्टेड है वो x कनेक्टेड है तो पहली वाली तो आ रही है 1, लेकिन दूसरी वाली लाइन डायरेक्टली y कनेक्टेड है तो इस पे आ रहा होगा 0, और तीसरी वाली भी z कनेक्टेड है तो इस पे भी आ रहा होगा डायरेक्टली 0। तो उस केस में F3 तो मेरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो कोड आ रहा है 0 0 0 उसकी वजह से F3 ऑन नहीं हो सकता। सिर्फ वही वाली लाइन ऑन होगी जिसमें x की बार, y की बार और z की बार कनेक्ट होगी, जो कि इस वक्त इसमें कनेक्टेड है इसमें, तो ये वाला ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोड चेंज कर दिया 0 0 0 के बजाय, क्या कोड दे दिया मैंने से, मैंने कोड दे दिया 0 1 1। अब 0 1 1 का कोड दिया है तो ये यहाँ से 0 था, ये इन्वर्ट होने की वजह से हो गया 1। तो अगर यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें यहाँ पर, तो ये इन्वर्टेड लाइन पे 1 आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे आ रहा है 1, और यहाँ y डायरेक्टली लगी हुई है, y पे भी आ रहा है 1,
और यहाँ पे z डायरेक्टली लगी है और z पे भी आ रहा है 1, तो उस केस में इस पर्टिकुलर एंड गेट पे जब ये वाला कोड अप्लाई होगा, ये वाले कोड के केस में सिर्फ और सिर्फ ये वाले गेट पे 3 1 आ रहे होंगे, तो ये वाला ऑन हो जाएगा और ये वाला ऑन होने की वजह से क्या होगा, मेरा F3 ऑन हो जाएगा और बाकी सारे ऑफ आ रहे होंगे क्योंकि किसी और पे ये वाली कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं हुए। ठीक है, तो डिकोडर की डायग्राम समझ में आई कि किस तरह कर रहा हूँ मैंने एक्स वाई जेड और उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पहले ही बना ली। अब इक्वेशन देखता जाता हूँ और इक्वेशन जैसे होती है ना कि इसमें क्या क्या कनेक्ट होगा, एक्स बार वाई बार जेड बार, तो अपने इनपुट में से मिला के एक्स बार वाई बार जेड बार कनेक्ट कर देता हूँ। या मैं आपको थोड़ा सा इसको हाइड करके दिखा देता हूँ। से अगर मैं इस सर्किट पे फोकस कराऊँ, आप बाकी भूल जाएं, तो आप देख के बताएं कि F0 में क्या कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। F0 में लगा हुआ है x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट, यही तो लगाना था। सिमिलरली अगर मैं इधर से आपको F0 हटा देता हूँ, F1 भी हटा देता हूँ और F2 की बात कर देते हैं, F2 पे बताइए क्या कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। F2 पे अगर आप देखें तो x लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है, x का कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, y डायरेक्टली लगा हुआ है। यहाँ पे देखें इस जगह पे ये पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, एक तो ये लगा हुआ है जो कि z का कॉम्प्लीमेंट है, एक ये लगा हुआ है जो कि y है, और एक ये लगा हुआ है जो कि x का कॉम्प्लीमेंट है। तो यही इक्वेशन इंप्लीमेंट हो गई ना, x कॉम्प्लीमेंट, y डायरेक्ट और z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे होता है सर्किट, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि हर सर्किट के लिए अलग अलग इन्वर्टर नहीं लगाया गया, बल्कि शुरू में ही सारे इनपुट्स को इन्वर्ट कर लिया गया ताकि बार बार मुझे इन्वर्टर ना लगाना पड़े हर गेट के साथ। ठीक है, तो हर गेट के साथ इन्वर्टर नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप शुरू में एक्स का भी कॉम्प्लीमेंट कर लें, वाई का भी कॉम्प्लीमेंट कर लें और जेड का भी। अब मेरे पास 3 के बजाय कितने 6 इनपुट लाइन बन गई हैं, उन 6 के ही कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, या तो एक्स आएगा या उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, या वाई आएगा या उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, या जेड आएगा उसका या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास इनपुट पे इन 6 पॉसिबल कहना चाहिए कि इनपुट कॉम्बिनेशन से ही बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैं डिकोडर की डायग्राम लेस नंबर ऑफ गेट्स में बना सकता हूँ। तो ये डिकोडर की डायग्राम समझ में आई है कैसे इंप्लीमेंट हुई है। और मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि अगर आप सर्किट बनाते हैं कोई, तो इसी तरीके से डिजाइन करें, इस तरह क्लीन सर्किट बनता है कि सारे इनपुट जो और उसके इन्वर्टेड जो हैं वो पीछे आ जाते हैं और एक्चुअल लॉजिक ऑफ गेट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे आ जाती है। तो जो मैश बनती है या उसकी वायर मैश बनता है वो पीछे की तरफ होता है और सारा एक्चुअल सर्किट आगे होता है, तो क्लीन लगता है सर्किट। आप देख भी सकते हैं ये क्लीन है। अगर आप अलग अलग इन्वर्टर लगा के बनाना चाहेंगे जैसे आपका जहन काम कर रहा है, तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा मैसी सा बनेगा। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से सर्किट डिजाइन करें। तो डायग्राम क्लियर है डिकोडर की। जी क्लास, थोड़ा फीडबैक रिक्वायर्ड है आप लोगों का। नहीं है क्लियर तब भी बता दें ताकि मैं फिर जो बात क्लियर नहीं है दोबारा बता सकूं। क्लास, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लैग है थोड़ा सा मुझे लगता है नेटवर्क में। तो इन जनरल फॉर n bit code a decoder could set select up to 2 to the power n। वही बात है, n इंटू 2 to the power n होते हैं। मैंने आपको 2 to 4 बताया, फिर उसके बाद 3 to 8 बताया, इस तरफ 4 to 16 भी हो सकता है एंड सो ऑन। अच्छा, इम्प्लीमेंटिंग फंक्शंस की जो बात कर रहे थे ना, आपने देखा, अभी अगर मैं आपको दोबारा से रिविजिट कराऊं, तो अगर आप इन टर्म्स को ध्यान दें तो ये क्या है, मिन टर्म्स हैं।
है कि नहीं? ये पहली मिड टर्म है, ये दूसरी मिड टर्म है, ये तीसरी मिड टर्म है, और सो ऑन, ये सारी की सारी मिड टर्म्स हैं। और मिड टर्म्स क्या होती है, मतलब ये चीज, ये वाला F0 पे ये चला जाता है हमेशा, F1 पे ये चला जाता है हमेशा, F2 पे ये चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, मिड टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि डिकोडर के आउटपुट जो होते हैं वो मिड टर्म्स होती हैं। F0 मीन्स जीरो वाली मिड टर्म, F1 मीन्स F1 पहली वाली मिड टर्म, एंड सो ऑन। तो इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन क्या कह रहे हैं कि अब बूलियन फंक्शन इज, नॉर्मली बूलियन फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ मिड टर्म्स होता है, एसओपी जो हमने पढ़ी थी कि मिड टर्म का सम होता है। तो अब बूलियन फंक्शन इज सम ऑफ मिड टर्म या एसओपी, यूज आर डिकोडर टू जनरेट द मिड टर्म एंड एन और गेट टू प्रोवाइड द सम ऑफ दीज टर्म्स। तो कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो किसी भी बूलियन फंक्शन को, आपके पास अगर मिड टर्म की फॉर्म में स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, तो आप डिकोडर के थ्रू जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग डिकोडर। अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपको सर्किट दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिकोडर से भी बना सकते हैं कोई भी सर्किट। ठीक है, यानी मेड फ्रॉम स्क्रैच जाने की जरूरत नहीं, बना बनाया डिकोडर लें और उसमें मिड टर्म्स को सेट करें, एक और गेट लगाएं और आपका सर्किट बन जाए। Any combinational circuit with n input and an output can be implemented with n into 2 की पावर n decoder with m OR gate। और गेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आगे एक और गेट जरूरत होती है, क्योंकि सम ऑफ मिड टर्म्स होती है ना, या सम ऑफ प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। तो डिकोडर के आउटपुट प्रोडक्ट टर्म है, मल्टीपल प्रोडक्ट टर्म। और आपको पता है एसओपी की अगर आपने डायग्राम देखी हो तो आपको रिकॉल करवाऊं, पहले स्टेज पे एंड गेट होता है, और इस तरह से मैंने बताया था ना कि एसओपी की निशानी होती है कि पहले स्टेज पे और एंड गेट्स होते हैं, और दूसरे स्टेज पे क्या लगा होता है, फाइनली यहाँ पर एक और गेट आ जाता है, यहाँ पर एक और गेट आता है। तो ये और गेट नहीं है इसमें, तो और गेट मिसिंग है। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ पे से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, इसको इससे कनेक्ट कर दूं सारी लाइंस, तो ये मेरे पास एसओपी की डायग्राम बन गई ना पूरी की पूरी, क्योंकि एसओपी में फर्स्ट स्टेज पे एंड गेट्स होते हैं और सेकंड स्टेज पे एक और गेट लगा हुआ। तो यहाँ पे यही बात कहना चाह रहे हैं कि आपको एक एडिशनल और गेट लगा दें तो आपके पास, चूंकि पूरी एसओपी का सर्किट ही बन गया, जेनरिक एसओपी के सर्किट, तो आप पूरी की पूरी एसओपी इंप्लीमेंट इससे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक है हमारा नेक्स्ट लेक्चर का, तो इसको नेक्स्ट में डिटेल से देखेंगे। गुड व्हेन सर्किट हैज मेनी आउटपुट एंड ईच फंक्शन इज एक्सप्रेस विद फ्यू मिड टर्म्स। ठीक है, लेकिन बात सारी वही है, क्योंकि आईसी की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, फैन आउट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स कभी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं तब अच्छा है जब आपके सर्किट में मैनी आउटपुट्स हो। मैनी आउटपुट का मतलब है कि एक से ज़्यादा आउटपुट हैं, जैसे कि हमने पहले कल पढ़ा था एडर, दो आउटपुट हैं, या हमने पढ़ा था टूस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्टर, तीन आउटपुट थे, 3 बिट का था। तो इस तरीके से अगर सर्किट में मैनी आउटपुट है ना, तब ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन हर आउटपुट में कम से कम मिड टर्म्स हो, क्योंकि ज़्यादा मिड टर्म लगा दी तो फिर बात है सर्किट ज़्यादा करंट ड्राइव करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म आ जाएंगी। तो कम मिड टर्म यूज हो लेकिन मैनी आउटपुट्स हो, तो उस सिचुएशन में ये बेस्ट फिट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिकोडर की कुछ एक आईसी है, अभी तो एक हमने पढ़ी, एक आईसी वो है जो आप लैब में कवर करेंगे, वो है 74138। 74138 की अगर डायग्राम आप देखें तो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इसकी आईसी लेवल डायग्राम है और ये इसके अंदर सर्किट डायग्राम। तो इस आईसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लैब में यूज करें, या जब भी मैं थ्योरी में भी आईसी दूं तो बात क्लियर हो जाए। पहली चीज जो देखने वाली है, इसको तो चलें आप इग्नोर ही कर दें, डबल इन्वर्टर आपको पता है क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस पीस को तो हम छोड़ देते हैं। आउटपुट पे अगर आप देखें एंड गेट के बजाय क्या लगे हुए हैं, नैंड गेट लगे हुए हैं। तो इससे क्या फर्क आएगा मेरे सर्किट पर जी क्लास, आउटपुट पर एंड गेट के बजाय अगर नैंड गेट लगे हुए हैं तो क्या फर्क आएगा? चलिए मैं बता देता हूँ, फर्क ये आएगा कि आउटपुट पर जाहिर सी बात है, जहां जहां अगर एंड लगने से 1 आ रहा था तो वहां 0 आ जाएगा, और जहां 0 आ रहे थे वहां 1 आ जाएगा। यानी आउटपुट पे कोडिंग स्कीम पहले जनरेट हो रही थी 1 हॉट कोडिंग, लेकिन अगर नैंड गेट लगा दूंगा तो आउटपुट पे जो कोडिंग स्कीम जनरेट होगी वो होगी 1 कोल्ड स्कीम। यानी ऑन का मतलब अब 0 हो जाएगा, ये इन्वर्टेड आउटपुट है। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अब आउटपुट मेरा 1 नहीं होगा, ऑन का मतलब
ऑन का मतलब आउटपुट 0 होगा और ऑफ का मतलब सारे आउटपुट 1 आ रहे होंगे। तो सिर्फ ये फर्क आएगा, 1 की जगह 0 आ जाएंगे और 0 की जगह 1, और ये हमारे पास इन्वर्टेड आउटपुट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फर्क आएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और लगी हुई है, ये क्या है, ये है इनेबल लाइन। अगर इस लाइन को आप ध्यान दें, ये जो इस एंड गेट के आउटपुट से जनरेट हो रही है, ये लाइन सारे गेट्स के अंदर लगी हुई है। ये लाइन देखें तो आप, इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है। तो इट्स लाइक इनेबल लाइन। इनेबल का मतलब ये है कि इस लाइन पे 1 आना लाजमी है, ऑन होना ज़रूरी है। यानी ये आपके डिकोडर में एंट्री का गेट है, या इट्स लाइक आपके घर में गेट है। अगर आपने घर में एंटर होना है तो गेट का ओपन होना ज़रूरी है। अगर ये गेट ऑफ होगा तो आप घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये वाली लाइन ऑन नहीं होगी तो यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहे हो, यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहे हो, उनके आने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये अलाउ ना करे। तो ये वाली लाइन कहलाती है इनेबल लाइन। ठीक है, इस पे हमेशा ऑन होना ज़रूरी है सर्किट को नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए। ठीक, इस आईसी में आपके पास इनेबल लाइन की पर जो है 1 प्रोड्यूस करवाने के लिए एक्सटर्नल पिंस जो है, 3 एक्सटर्नल पिंस कनेक्टेड हैं। ये यहाँ पे देखें लगी हुई हैं 3 एक्सटर्नल पिन, और इस पे क्लियरली बताया हुआ है, देखो G2 पे बार है, यानी यहाँ पे 0 आना मस्ट है इनेबल कराने के लिए। G2B पर भी बार है, यहाँ पे भी 0 आना मस्ट है फॉर इनेबलिंग, और G1 ऐसे ही है, तो यहाँ पे 1 आना मस्ट है। यानी इनपुट पे अगर मैं 0 0 1 का कॉम्बिनेशन दूंगा तो ही यहाँ पे 1 प्रोड्यूस होगा, तो ही आईसी इनेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, इसका एक पर्पस है, आगे चल के जब लेक्चर आएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या पर्पस है। लेकिन फिलहाल ये याद रखिए कि इस आईसी पर जब मैं 0 0 1 का कॉम्बिनेशन अप्लाई करूंगा तो ये नॉर्मली ऑपरेट करेगी, अदरवाइज ये ऑफ रहेगी। ठीक है, और आप समझ भी रहे हैं कि यहाँ पे देखें इन्वर्टेड है, तो यहाँ से अगर मैं क्लियर करके बता देता हूँ, यहाँ से अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन अप्लाई किया 1 0 0, ठीक है, तो इससे क्या होगा, 1 तो यहाँ से इन्वर्ट होके हो जाएगा 0, और ये एज इट इज जा रहे हैं 0 0। ये तीनों 0 यहाँ देखें, फिर इन्वर्टर लगा हुआ है तो इधर पहुंचेगा क्या, 1 1 1, और 1 1 की वजह से क्या प्रोड्यूस कर देगा, 1 1 की वजह से ये वाली लाइन सबको कह देगी कि गेट इज ओपन नाउ, आप जा सकते हैं। तो कोई भी सिग्नल जब यहाँ पर आ रहा होगा, फिर इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आया है। अगर से 0 0 0 का कॉम्बिनेशन आएगा तो मेरी ये वाली आईसी का पार्ट ऑन हो जाएगा, और ऑन होने का मतलब अब इधर क्या है, इस पर 0 आएगा क्योंकि नैंड लगा हुआ, बाकी सारों पे क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा क्योंकि इन्वर्ट हो रही है लॉजिक। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा कोड चेंज होता है, से 0 0 के बाद आ जाता है 1 1, ठीक है, AMSB है तो 1 1 का मतलब है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास 3 वाली लाइन पर 0 आ जाएगा और बाकी सारी लाइन पर 1 आ रहा होगा। तो ये फर्क आ रहा है इस आईसी में कि एक्चुअल आईसी में 1 कोड इनकोडिंग स्कीम जनरेट हो रही है, जबकि जो भी हमने पढ़ा वो उसमें मैंने 1 करके आता है, क्योंकि हम 1 को नॉर्मली कन्वेंशनली ऑन लेते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से आसानी से बात समझ जाते हैं, तो बात समझाने के लिए वो कहा गया, लेकिन प्रैक्टिकल आईसी में 1 कोड इनकोडिंग जनरेट होती है। ठीक है, तो ये आईसी है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे कैस्केडिंग वाले टॉपिक में। अभी इसकी थोड़ा सा ट्रुथ टेबल दिखा देता हूँ। तो इसका अगर आप ट्रुथ टेबल देखें, अच्छा ये ट्रुथ टेबल में हाई लो लिखा हुआ है, हाई का मतलब 1 और लो का मतलब है 0। तो G2 पे कह रहे हैं कि अगर ये वाले कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बता देता हूँ। पहली बात तो कह रहे हैं G2 इज एक्चुअली इन दोनों का और हुआ है, ठीक है, G2A प्लस G2B। तो कह रहे हैं अगर और होने का मतलब ये है, और गेट में आपको पता है कि दोनों लो होंगे तो ही लो देगा। और गेट में यही होता है ना कि दोनों अगर 0 होंगे तो 0 देगा, अदरवाइज वो 1 देगा। तो कह रहे हैं कि अगर G2 पे लो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखें G2 पे लो है, और G1 पे तो मुझे पता है हाई ही देना था क्योंकि वो, तो ये देखें आप, मेरा डिकोडर नॉर्मल काम कर रहा है, यानी लो 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 आ रहे हैं, 0 0 0 आ रहे हैं, तो आउटपुट पे Y0 पे सिर्फ 0 है, बाकी सारों पे हाई आए हुए हैं। इसी तरह जब मेरा कॉम्बिनेशन
लो हाई हाई आया हुआ है यानी F3 आया हुआ है, तो आप देखेंगे सिर्फ 3 पे लो आएगा, बाकी सारे ऑफ है। इसी तरह जब सारे हाई 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 हैं यानी 111 है, तो 111 का मतलब 7 पे लो आएगा, बाकी सारे हाई होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इस पर हाई आ जाता है, हाई आ जाने का मतलब है या तो G2A या तो G2B या तो दोनों को मैंने 1 सप्लाई कर दिया है। अगर इस पे हाई आ जाता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि G1 पे क्या आ रहा है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन इनपुट कॉम्बिनेशन पे क्या आ रहा है, मेरा आउटपुट सारे के सारे हाई रहेंगे यानी ऑफ रहेंगे। इस आईसी में भी हाई का मतलब मैंने क्या बताया, ऑफ बताया। तो अगर इनेबल नहीं होगी आईसी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स 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 ये बता रहे हैं इनपुट पे कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, 111 आ जाए, 000 आ जाए, 101 आ जाए, 011 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट मेरा ऑफ रहेगा। सेम हेयर, क्योंकि इस पे नॉर्मली हाई आना चाहिए, अगर इस पे लो आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे लेवल पे क्या आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे क्या आ रहा है, आउटपुट्स मेरे सारे के सारे ऑफ रहेंगे। और ऑफ इस केस में हाई है क्योंकि आउटपुट पे हमारे पास नैंड गेट लगा हुआ है। ठीक है, और आईसी को आप ऐसे देख के भी पहचान सकते हैं कि इन्वर्टेड आउटपुट है कि इस पर बबल लगे होते हैं, और इनपुट पे भी लगी हो तो इन्वर्टेड इनपुट है या एक्टिव लो इनपुट्स हैं। ठीक है, इनपुट्स के लिए एक्टिव लो का वर्ड यूज होता है, आउटपुट के लिए इन्वर्टेड आउटपुट का वर्ड यूज होता है। ज्यादातर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली स्कीमेटिक यूज होती है, लेकिन राइट वाली देखें तो इसमें थोड़ा सा इन्वर्टेड के ऊपर रैंप सा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वाली ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, ये वाली डायग्राम हम ज़्यादा यूज़ करेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल आईसी है, लैब में भी आप यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड हम आगे कैस्केडिंग में एग्जाम्पल करेंगे। तो इसका ट्रुथ टेबल ये है, बस इस आईसी में आपने अपने जहन को इन्वर्ट करते हुए समझना है। ठीक है, यानी ऑन का मतलब लो या जीरो है और ऑफ का मतलब हाई या 1 है। ठीक है, और अगर इनेबल नहीं होगी तो आईसी ऑफ रहेगी यानी आईसी के सब आउटपुट पे हाई आ रहा होगा। जी क्लास, बात समझ में आई है ये वाली? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था, और ये इस हाईलाइट किया हुआ है कि देखिए नेगेटेड आउटपुट है या इन्वर्टेड आउटपुट है, और इसी वजह से यहाँ पर लो आ रहा है डायगनली। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना फिर ये वाला लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।